Hello students, today I am going to deliver fifth lecture of HOT 211 production technology for vegetable and spices. In this lecture, I will cover how much types of vegetable gardens are and characteristics of individual vegetable garden. जो अपना आज का लेक्चर है इसमें अपने जो सब्जी उद्यान होते हैं उनके प्रकारों के बारे में देखेंगे कि कितने प्रकार के वो होते हैं और उनके क्या क्या गुण होते हैं या करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। जो वेजिटेबल गार्डन्स हैं इनको थॉमसन और कैली ने क्लासिफाइड किया था। ठीक है, सबसे पहले क्लासिफाइड थॉमसन और कैली ने किया। उसने इसे 7 टाइप के अंदर क्लासिफाइड किया था, पर जो उसके मेन क्लासिफिकेशन था वो डिपेंड था 2 मेन क्लास के ऊपर। एक तो था होम स्केल और दूसरा था कमर्शियल। होम स्केल मतलब जो घर की ज़रूरत के अनुसार सब्जी उगाना, घर के लिए सब्जी उगाना। दूसरा था सब्जियों को मार्केटिंग के अनुसार उगाना, मतलब मार्केट करने के लिए या उसको बेचने के लिए उगाना। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है होम और किचन गार्डन और न्यूट्रिशन गार्डन। वेजिटेबल्स are grown in areas surrounding the house for fresh supply to kitchen for family consumption। जो घर के आसपास जगह होती है, खाली जगह पड़ी हुई होती है, उसमें सब्जियां उगाना अपने घर के जो फैमिली मेम्बर है उनके कंजप्शन के लिए, वो किचन गार्डन कहलाता है। द मेन पर्पज ऑफ किचन और होम गार्डन टू प्रोवाइड द फैमिली डेली रिक्वायरमेंट with fresh vegetable rich in nutrient and energy। जो इसका मेन पर्पज होता है, जहाँ मुख्य उद्देश्य होता है किचन गार्डन का, ये होता है कि जो डेली की रिक्वायरमेंट है एक घर के सदस्यों की सब्जियों की, उसको पूरा करना, उसको फुलफिल करना। जैसे उनके न्यूट्रेंट है या एनर्जी है उसके अनुसार सब्जी को कल्टीवेट करना। ठीक है, there is to be more or less continuous supply of a vegetable throughout the year according to the season। ये है कि जो किचन गार्डन होता है इसमें साल भर कंटिन्यूस वेजिटेबल उगाई जाती हैं घर की जो जितनी भी ज़रूरत है उसके अनुसार। पर ये ज़रूरी नहीं कि साल भर कंटिन्यू रहे, कुछ महीने खाली भी रहते हैं कुछ प्लॉट, तो पर फिर भी कंटिन्यू रहती है कि लगभग लगभग अपने हिसाब जितना भी अपने को ज़रूरत है उस घर की, तो उसके अनुसार वो सब्जियां कल्टीवेट करते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड रिक्रिएशन एंड एक्सरसाइज स्पेशली फॉर लेडीज़। जो घर की औरतें होती हैं उनके लिए मनोरंजन का और ये कह लो कि व्यायाम वाला वातावरण पैदा करता है किचन गार्डन, कि वहाँ पे वो काम करती हैं तो उनकी एक्सरसाइज भी होती है और उनको उनका मनोरंजन भी होता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है किचन गार्डन के, जिनके अंदर आप देख सकते हो कि कुछ सब्जियों को लगाया गया है, ग्रुप में लगाया गया है। देख सकते हो इसमें दीवार के साथ कुछ क्रीपर्स लगाए गए हैं, कुछ पेड़ हैं और कुछ फ्लावर्स की भी कल्टीवेशन की गई है। एक छोटा सा किचन गार्डन है और ये भी एक छोटा सा किचन गार्डन टाइप ही है कि घर की ज़रूरत के अनुसार फल फूल उगाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ किचन और न्यूट्रिशन गार्डन। जो घर का किचन गार्डन होता है उसके लिए सब्जियां किस प्रकार लगानी चाहिए कि वो साल भर उनकी सप्लाई होती रहे। तो इसमें जो प्लॉट नंबर दिया हुआ है क्यारी, या कह लो कि उसके जो छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन के बांटा है जिसमें अपने को प्लॉट बनाए हैं वो चीज़। ठीक है, तो पहला प्लॉट है, ठीक है, इसमें कैबेज की कल्टीवेशन कर सकते हैं अक्टूबर से फरवरी तक। जैसे कैबेज आ गई, ठीक है, पत्ता गोभी। फिर उसी जगह पे उसी प्लॉट के अंदर जैसे ही कैबेज खत्म होगी काउपी को अपने कल्टीवेट कर सकते हैं मार्च से जून तक। फिर उसी प्लॉट के अंदर फेनुग्रिक मेथी, ठीक है, मेथी को अगस्त से सितंबर तक, मतलब एक पूरे साल का क्रॉपिंग पैटर्न है। दूसरे प्लॉट के अंदर ओकरा उगा सकते हैं सितंबर से दिसंबर तक। फिर फ्रेंच बीन,
जनवरी से मार्च तक। कैरेट उगा सकती हैं जून से जुलाई तक। ठीक है। तीसरे प्लॉट के अंदर चिल्ली है, गार्लिक और रेडिश ले सकते हैं। चौथे प्लॉट में पीस, टोमेटो, ओकरा ले सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही कैरेट, फ्रेंच बीन और कुकुम्बर, कैप्सिकम है जो सितंबर से दिसंबर तक कल्टीवेट उगती है। फिर फ्रेंच बीन उसी फील्ड में जनवरी से अप्रैल तक उगा लें। फिर उसके बाद खीरा ले लें, कुकुम्बर उसमें मई से अगस्त तक। बीट रूट है, कैबेज है, क्लस्टर बीन है। मतलब अपने उनके जो फील्ड होता है उसको इस प्रकार डिवाइड करते हैं कि उसकी कोई भी जगह खाली ना रहे। ठीक है। और साल भर उससे अपने को प्रोडक्शन मिलता रहे। जैसे ही एक सब्जी खत्म हुई दूसरी सब्जी उगा दी उसी प्लॉट में, जैसे वो खत्म हुई तीसरी सब्जी उगा दी। लगभग एक साल में 3 सब्जियां अपने एक फील्ड से ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ किचन गार्डन। किचन गार्डन को जो होते हैं इनको कुछ कैटेगरी के अंदर आगे भी डिवाइड किया जा सकता है कि उसमें कौन कौन से जो प्लांट है उनको कल्टीवेट किया जा रहा है। जैसे पहला होम गार्डन हैविंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। उसमें कुछ फ्रूट वाले पौधे भी हैं और सब्जियां भी कल्टीवेट की जा रही हैं। होम गार्डन हैविंग ओनली वेजिटेबल्स, कि भाई उसमें अकेली सब्जियां सब्जियां ही कल्टीवेट की जा रही हैं। इसके अलावा एक कुछ और भी हो सकता है कि जिसमें आप फ्लावर भी कल्टीवेट कर सकते हो, एक टाइप वो भी बना सकते हो। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गार्डन, किचन गार्डन अकॉर्डिंग टू द साइज। टाइप्स ऑफ गार्डन साइज के अनुसार, मतलब जो अपने सराउंडिंग एरिया है वो जितना अवेलेबल है अपने उस किचन गार्डन को उतना बड़ा बना सकते हैं। किचन गार्डन इसके अनुसार लार्ज साइज किचन गार्डन हो जाएगा, मीडियम साइज हो जाएगा, अगर ज़्यादा एरिया तो बहुत ज़्यादा बड़ा, अगर छोटा थोड़ा जगह है तो मीडियम साइज हो गया, अगर बहुत ही कम है तो स्मॉल साइज किचन गार्डन। ठीक है। तो एक और टाइप होता है, अगर अपने पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है तो टेरेस गार्डन। टेरेस गार्डन क्या होता है? इन सिटीज और टाउन वेयर ओनली लिटिल स्पेस इज अवेलेबल, one can grow vegetable in the pots, drums and other container placed on or roof। कि जो सब्जियां होती हैं उनको ड्रम के अंदर, गमलों के अंदर लगाकर अपना जो टेरेस होता है या छत होती है या बालकनी होती है वहाँ पे कल्टीवेट करना। बड़े बड़े सिटीज़, बड़े बड़े शहरों के अंदर जगह नहीं होती तो वो अब सब्जियां क्या करते हैं, या तो वो छत पे कर लेते हैं, उगा लेते हैं गमलों के अंदर लगा के, या वो जो अपनी बालकनी होती है उसके ऊपर अंदर। ठीक है। ये कुछ टेरेस गार्डन है, कुछ रूफ गार्डन के एग्जांपल हैं। जैसे ये वाला एक रूफ गार्डन का है और ये एक टेरेस गार्डन कह लो। ठीक है। ये भी एक बालकनी में उगे हुए सब्जियां हैं। ठीक है। इस प्रकार वो सब्जियां कल्टीवेट कर लेते हैं लोग, तो उसको टेरेस गार्डन की संज्ञा दी जाती है। एडवांटेज, किचन गार्डन इज द बेस्ट मीन ऑफ रिक्रिएशन एंड एक्सरसाइज। किचन गार्डन होता है वो एक्सरसाइज का एक अच्छा साधन होता है। मतलब इससे आप, एक तो एक्सरसाइज हो रही है और एक आपको ताज़ी सब्जियां मिल रही हैं, दूसरा आपका जो बिल है उसको आप कम कर रहे हो, आपका जो खाली टाइम है आप उसका सदुपयोग कर रहे हो। मतलब बहुत से इसके फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा ये है कि रिक्रिएशन और एक्सरसाइज होती है कि भाई इसमें आप काम करोगे, मेहनत करोगे तो आपके शरीर की जो ऊर्जा है उसका यूज होगा, यूटिलाइज होगा। ठीक है। और रिक्रिएशन मतलब उसमें मनोरंजन होगा, आप उसमें अपने आप को सारा दिन उस चीज़ में व्यस्त रख सकते हो, बिजी रख सकते हो, जब भी आपके पास खाली टाइम हो उसका आप यूटिलाइज कर सकते हो। सेकंड है किचन गार्डन इज लोअरिंग डाउन द वेजिटेबल बिल। जैसे आप कोई सब्जी कल्टीवेट उगाते हो, ठीक है, तो आपका जो मार्केट का बिल होता है ज़्यादातर सब्जियों का ही होता है घर का, कि आलू लेके आने हैं, प्याज लेके आने हैं, बैंगन लेके आना है, तो उस चीज़ को भी ये कम कर देता है उस बिल को, क्योंकि आप अपने घर पे अपनी ज़रूरत के अनुसार सब्जियां उगा रहे हो, तो आपको बाहर से कोई चीज़ ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। जिससे जो आपका घर का खर्चा है वो कम हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ राइजिंग वेजिटेबल इन द किचन गार्डन through one's own labor is far less than what a family spend on vegetable in the market। जो कॉस्ट होती है सब्जियों को उगाने की किचन गार्डन के अंदर बहुत ही कम हो जाती है कि अगर आदमी खुद ही उसको उगा रहा है तो, जो कि अगर वो मार्केट से खरीदने जाता तो उसको बहुत ज़्यादा पड़ती। ठीक है। क्योंकि मार्केट में उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं,
मार्केट जाता है तो मान लो कि उसमें उस ट्रांसपोर्ट का बिल और ये कह लो कि वहाँ तक पहुँचा, और जो वहाँ पे मीडिएटर था सब्जी लेके आया था, किसान का जो था उगाया था जिसने, सारों का मतलब मिला जुला उस सब्जी के ऊपर रेट होता है। और यहाँ पे अपने एक बीज लेके आने हैं और मेहनत खुद की करनी है और सब्जियां उगा रहे हैं अपने। नेक्स्ट है जर्म फ्री और फ्रेश वेजिटेबल्स। इसका एक और भी बेनिफिट है कि अपने जो सब्जियां उगा रहे हैं वो जर्म फ्री होंगी और फ्रेश होंगी। जैसे मार्केट में तो कई बार क्या होता है कि सब्जी आई हुई है उस पर पानी छिड़क छिड़क कर उसको काफ़ी टाइम तक ताज़ा रखा जाता है, या उसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर या कहीं स्टोर करके रखना पड़ता है, फिर जाके वो ताज़ी रहती है, फिर उसको अपने कंज्यूम करते हैं। पर अपने तो बिल्कुल ताज़ी, अपने को ज़रूरत है उतनी अपने सब्जी तोड़ी, उसमें से पक गई, उसको तोड़ लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, खा लिया, तो अपनी फ्रेश हो गई। दूसरी, किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन, कोई पेस्टिसाइड या कोई जर्म का कोई बीमारी वाले कीटाणु, ये सारी चीज़ों से वो फ्री होती है। ठीक है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल सराउंडिंग लैंड, किचन वेस्ट एंड किचन वाटर। जो अपने घर के आसपास का जो वेस्ट पड़ा हुई चीज़ें हैं, जैसे ज़मीन खाली पड़ी हुई है, ठीक है, उसका भी अच्छा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। किचन का जो पानी वेस्ट में बाहर निकलता रहता है उसका अच्छा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। उसके बाद किचन के जो वेस्ट होते हैं जैसे छिलके हैं सब्जियों के, ठीक है, जहाँ कोई और कोई कचरा है उस सबको डिकम्पोज करके एक मैन्योर की तरह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जो पूरे के पूरे रिसोर्सेज होते हैं अपने उनका अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसमें लेबर का भी हो गया, घर पे जो आदमी खाली पड़ बैठा हुआ है अपना टाइम वो इसमें दे के, ठीक है, घर की जो ज़रूरत है उसके अनुसार वो टाइम दे के वहाँ पे सब्जियाँ कल्टीवेट कर सकता है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छा यूटिलाइजेशन किचन गार्डन के अंदर हो जाता है। प्लांटिंग एंड मैनेजमेंट लैंड एरिया ऑफ 250 स्क्वायर मीटर कैन सप्लाई वेजिटेबल फॉर ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। मतलब वैसे तो जो एरिया होता है अगर अपने कहें कि जितनी अपने पास जगह है अपने तो उतने में ही किचन गार्डन कर सकते हैं, पर अगर अपने माना जाए तो लगभग 250 स्क्वायर मीटर जो एरिया होता है, लगभग 5 जनों का अगर परिवार है तो उसकी पूरी ज़रूरत, जितनी भी ज़रूरत है सब्जी की, उसको वो पूरा कर सकता है, काफ़ी रहता है उनके लिए। ठीक है। लोकेशन बैक ऑफ द किचन रूम। ज़्यादातर जो लोकेशन देखी जाती है किचन गार्डन की, देखी जाती है कि वो किचन गार्डन जो किचन है ना आपका, रसोई है, उसके पास का क्षेत्र हो, मतलब उसके पीछे वाली एरिया हो जहाँ पे उसका जो पानी निकल रहा है बर्तन धोने का या कुछ भी, तो उसका भी यूटिलाइजेशन हो सके। अब छिलके फेंकने हैं वहाँ भी उसका अच्छा यूटिलाइजेशन हो सके। और अपने सब्जियां तोड़ के लेके आनी है तो सीधी रसोई में लाई जा सकती हैं, भाई पीछे ही है उसके वो चीज़ें। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर जो एरिया देखा जाता है या लोकेशन देखी जाती है वो जो आपका किचन है उसके पीछे देखी जाती है, या फिर जहाँ भी आपके उपलब्ध हो घर के आसपास जगह वहाँ पे सब्जियां उगाई जाती हैं। और ज़्यादातर जो मिट्टी होती है उसके लिए सैंडी लोम या लोमी मिट्टी होनी चाहिए, मतलब बलुई, सॉरी दोमट या फिर बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए ज़्यादातर कल्टीवेशन के लिए उत्तम रहती है अगर अपने को किचन गार्डन बनाना है। और ऑर्गेनिक मैटर में रिच होनी चाहिए। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स ऑन द साइड ऑफ गार्डन। जो सब्जियां लगाई जाती हैं किचन गार्डन के अंदर, जो उसकी एक साइड है, ये कह लो कि एक किचन गार्डन बगीचा लगा हुआ है, उसमें जो उसकी साइड होगी, ठीक है, ऐसे नहीं कि सेंटर में, साइड के अंदर ज़्यादातर जो पेरिनियल सब्जियां होती हैं या फ्रूट्स होते हैं उन पौधों को लगाया जाता है, जिससे कि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कोई आपको उस फील्ड के अंदर जाना है या कोई क्यारी बनानी है तो उनके अंदर ज़्यादा कोई उसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, तो बीच वाली जगह खाली रखी जाती है, साइड में पेरिनियल ट्रीज या पेरिनियल फ्रूट वाली फसलें या पेरिनियल जो भी सब्जियां हैं वो। अलोंग द फेंसिंग, जो फेंसिंग होती है जहाँ कह लो कि बाड़ की हुई होती है उस क्यारी की जहाँ किचन की, तो उसके ऊपर ज़्यादातर जो लता टाइप की सब्जियां हैं, क्रीपर टाइप है, ठीक है, उन सब्जियों को कल्टीवेट किया जाता है कि वो उसके ऊपर एक फेंसिंग के ऊपर ही स्पॉट ले लें, उसके ऊपर ही चढ़ जाए। फिर है इन द सेंटर। सेंटर के अंदर ज़्यादातर वो सब्जियां रखी जाती हैं वो जो सीजनल होती हैं, मतलब एक बार कल्टीवेट
एक बार उगाई, फिर उसके बाद उनको फिर खोद के दूसरी सब्जी बोली, वो चीज़। तो जो बीच वाले प्लॉट रहते हैं या क्यारियाँ रहती हैं उनमें सीजनल सब्जियां उगाई जाती हैं। मैन्योरिंग, मैन्योरिंग ज़्यादातर इसमें जो किचन गार्डन होता है इसमें मैन्योरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब खाद की, एक्स्ट्रा खाद की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। जो घर के अंदर वेस्ट होता है, पत्ते होते हैं उसी किचन गार्डन के, उनको सबको डिकम्पोज करके खाद तैयार कर ली जाती है। वो ही काफ़ी होती है किचन गार्डन के लिए। अलग से कोई और जो कार्बनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं या रासायनिक फर्टिलाइज़र है, इनका यूज़ नहीं किया जाता। इंटरकल्चर, इंटरकल्चर के अंदर वीडिंग है। जैसे ही वैसे जो इस पूरा क्यारी होती है, जहाँ आपका किचन गार्डन है, इसका पूरा मेंटेनेंस जो होता है उसको ढंग से किया जाता है। जैसे ही आपके पास टाइम हो, आप सारा दिन उसमें खाली बैठे हुए हो, तो उसमें से वीडिंग कर ली। तो जैसे ही ज़रूरत है तो वीडिंग कर दी। अगर ज़रूरत है तो उसमें किसी पौधे को सहारा देने की ज़रूरत है, जैसे कोई टमाटर लगा रखा है या कोई बेल वाली क्रीपर है, उसको सहारा देने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको उसी टाइम सहारा दे दिया। थिनिंग की आवश्यकता है कि भाई पत्ते बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जब आपने जो बीज लगाए हैं बहुत ही सघन लगे हैं, बहुत ज़्यादा गैप उनमें कम है, तो उसको गैप को बढ़ाने के लिए अपने उसमें थिनिंग कर देते हैं। नेक्स्ट अर्थिंग अप कर देते हैं। कोई ट्यूबर क्रॉप है या ऐसी कोई फसल है जिसको मिट्टी की ज़रूरत है, तने के सहारे के साथ मिट्टी लगा दी जाती है। ऐसे ही और भी जो भी कल्चरल प्रैक्टिस है, जैसे ही आवश्यकता है उसको वैसा पूरा किया जाता है। सिंचाई है, प्लांट शुड बी इरीगेटेड रेगुलरली। ज़्यादातर जो किचन गार्डन होता है इसमें सब्जियों को वैसे तो मौसम के अनुसार पानी दिया जाता है कि अगर सर्दी का मौसम है तो लगभग 10 दिन भी निकल जाते हैं पानी बिना दिए। पर अगर मौसम ऐसा है कि गर्मी का है तो उसे लगभग लगभग दूसरे या तीसरे दिन सब्जियों को पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, रेगुलर बेस पे उसको किया जाता है। कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़, जो भी इंसेक्ट पेस्ट उस पर दिखाई देता है उसमें आप सबसे पहले तो जो मैनुअली कर सकते हो उस चीज़ को करो। ठीक है, उसके बाद रसायनों के ऊपर आओ, यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग एट राइट स्टेज, हार्वेस्टिंग जब भी अपने को फलों की तोड़ाई करनी है, जब पक गया, बिल्कुल पक गया है, आपको लग रहा है कि आप इसकी पूरी स्टेज हो चुकी है, मैच्योर हो चुका है, तब उसको तोड़ाई की जाती है। और दूसरी कई सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिनको आप थोड़ा टाइम फील्ड में और भी रख सकते हो, जैसे ट्यूबर क्रॉप्स होती हैं, आलू है, तो इनकी जैसे ही आवश्यकता है उतने खोद लिए। ठीक है, दूसरा टाइप है कमर्शियल वेजिटेबल गार्डनिंग। कमर्शियल मतलब जिन वेजिटेबल उद्यानों का लगाने का मुख्य उद्देश्य है सब्जियों को बेचना होता है, मार्केटिंग करना होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है मार्केट गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव इस गार्डनिंग का जो भी प्रोड्यूस है उसको लोकल मार्केट के अनुसार उगाना और सेल करना, उसको बेचना। ठीक है, जिस भी जगह पे ज़्यादातर ये गार्डन बनाए जाते हैं मार्केट गार्डन, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। क्यों? क्योंकि जो भी सिटी है, एक बड़ा शहर है, उसके आसपास की ज़मीन बहुत ही कॉस्टली होती है और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। तो इस प्रकार के जो गार्डन होते हैं इनमें इंटेंसिव, याद रखना, गहन, इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है सब्जियों की। इंटेंसिव से मतलब है कि एक छोटे से क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्जियां उगाई जाती हैं। ठीक है, कि एक तो अपने पास जो रिसोर्सेज हैं वो अपने पास बहुत उपलब्ध है। जैसे ये कह लो कि अगर सिंचाई की आवश्यकता है तो सिंचाई भी अपने पास है, क्योंकि ये एरिया शहर से बिल्कुल पास में लगा हुआ है, लेबर की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीड भी अपने समय पे मिल रहे हैं, फर्टिलाइज़र खाद भी टाइम पे मिल जाते हैं। तो एक और इसकी जो खासियत होती है इसका कि ये जो मार्केट में अर्ली मार्केट होता है, जैसे कह लो कि अगेती फसलें आती हैं मार्केट के अंदर सब्जियां, तो उस चीज़ को भी ये कवर करता है। ठीक है, जैसे अगेती फसलें उगाएंगे अगर किचन गार्डन मार्केट गार्डन के अंदर, तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देंगी। तो
इसमें कुछ ये कह लो कि सब कुछ इस गार्डनिंग के अंदर जो ये टाइप है इसके अंदर मिल जाता है। जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था, इरिगेशन फैसिलिटी की प्रॉपर रहती है, कोई दिक्कत ही नहीं रहती, लेबर की कोई दिक्कत नहीं, अबाउंडेंट लेबर सप्लाई रहती है, जो आपको सीड चाहिए, गुड सीड चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाले चाहिए, वो सारे के सारे टाइमली उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है। ट्रक गार्डनिंग, it is the method of growing special vegetable crop in relatively large quantity for distant markets by the employing of extensive method। याद रखना, मैंने पहले वाले में बताया था, वो इंटेंसिव मेथड होता है मार्केट गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, वो इंटेंसिव, ये एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब सघन, सॉरी सघन नहीं, बृहद, विस्तृत, बृहद विस्तृत, मतलब सब्जियों को बहुत बड़े, किसी भी एक स्पेशल सब्जी का ये कह लो कि बहुत बड़े क्षेत्र में उगाना। उसमें क्या था किचन गार्डन में, मार्केट गार्डनिंग में, कि अपने बहुत सी बहुत सब्जियों को, अलग अलग टाइप की सब्जियों को एक छोटे से एरिया के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह पे उगा रहे थे कि अपने उस लोकल जो मार्केट है उसकी डिमांड के अनुसार। और इसमें क्या था कि ये अपने एक स्पेशल पर्टिकुलर वेजिटेबल्स को इस तरीके से उगा रहे हैं। एक ही वेजिटेबल हो सकता है, एक हो सकता है दो हो। ठीक है। और इसको मेन पर मकसद ये होता है कि इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये जो जगह होती है ज़्यादातर सिटीज़ के दूर होती है, 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहती है। और इसमें जो उत्पाद उगाए जाते हैं, जैसे ट्यूबर क्रॉप्स हैं, या जो पेरिशेबल नेचर की नहीं है, वो सब्जियां ज़्यादातर उनकी एक्सटेंसिव खेती की जाती है। जैसे आलू है, प्याज है, इनको उगाया जाता है। ठीक है, एक बड़े क्षेत्र के अंदर उगाया जाता है। ठीक है। ट्रक का मतलब ये मान लेना, वैसे तो ट्रक का शब्द का मतलब अलग है, वो मैं आगे बताऊंगा ही, पर जो सब्जियों को उगाना इस तरीके, इस कारण से उगाना कि उनको आगे बेचा जा सके, दूर मार्केट में बेचा जा सके, ट्रक गार्डनिंग का मतलब। ठीक है। द ट्रक इज द वर्ड ट्रक इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ट्रोकर मीनिंग टू बार्टर। जो ट्रक शब्द है, वैसे इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मोटर जो आपका इंजन वाला ट्रक है वो चीज़ नहीं, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिस ट्रोकर, जिसका मतलब टू बार्टर होता है, विनिमय करना, आदान प्रदान करना कह लो। ठीक है, विनिमय करना, उस चीज को बेचना, उस ट्रोकर शब्द से लिया गया ट्रक शब्द है, इसलिए इस गार्डन का नाम ट्रक गार्डन रखा गया है। मेन फीचर्स ऑफ दिस गार्डन, सच फार्मर्स आर लोकेटेड far away from the center of consumption, preferably by the side of rail route और metallic roads। जो ऐसे फार्मर्स होते हैं, जब गार्डन होते हैं, ये सिटी से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, जो कि किसी रोड से या किसी जो ट्रेन का रूट होता है उससे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। प्राइस ऑफ लैंड एंड लेबर इज कंपेरेटिवली लोअर। जो लेबर होती है और ज़मीन का रेट होता है, यानी कि मैंने पहले कहा था मार्केट गार्डन के अंदर रेट बहुत ज़्यादा होता है ज़मीन का, क्योंकि वो ज़मीन शहर के नज़दीक की होती है। इसमें क्या होता है कि जो रेट होता है ज़मीन का बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये ज़मीन शहर से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, इसलिए इसमें एक्सटेंसिव मेथड से कल्टीवेशन की जाती है और ज़्यादातर इसमें मशीनें यूज की जाती हैं कल्टीवेशन में। Only few crops of semi-perishable nature are grown on large area. Example onion। मतलब बहुत सी जो जल्दी खराब नहीं होती ऐसी सब्जियों की कल्टीवेशन इन क्षेत्रों में की जाती है, जैसे प्याज है, पोटैटो है, गार्लिक है, ऐसी। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज हाई। कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की हाई होगी क्योंकि ये ज़्यादा दूर है, ज़्यादा दूर से अगर उस मार्केट तक लेके जाएगा तो उसकी कॉस्ट इसको ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है। मैकेनाइजेशन इज फॉलोड पार्शली और होली। मतलब मैकेनाइजेशन से मतलब है कि ज़्यादातर इसमें काम मशीनों से होता है, या तो पूरी तरीके से, या फिर आधा कुछ हाथों से कुछ मशीनों से। जैसे खुदाई और बिजाई तो कर दी मशीनों से, और उसके बाद हल्की फुल्की कहीं निराई गुड़ाई करनी है, सिंचाई करनी है,
उसके लिए लेबर यूज़ की। क्योंकि वैसे ये भी कह लो कि इन क्षेत्रों में लेबर थोड़ी सस्ती तो ज़रूर होती है, पर उपलब्ध नहीं रहती, टाइमली उपलब्ध नहीं रहती। वो तो शहर के पास में था, तो शहर में लेबर मिल जाती है। गाँवों में जहाँ जो दूर क्षेत्र है वहाँ पे लेबर की कई बार कमी रह जाती है, नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे एक दूसरी बात यह है कि एक ही अपने सब्जी उगा रहे हैं, तो अपने इसमें मैकेनाइजेशन कर सकते हैं, यांत्रिकरण कह लो, तो यांत्रिक खेती की जा सकती है इन क्षेत्रों में। एक ही फसल के लिए कोई स्पेशल उपकरण है जहाँ मशीन है वो खरीदी जा सकती है, पर वहाँ पे क्या था, अपने पास जगह कम थी और सब्जियां ज़्यादा उगा रहे थे मार्केट गार्डन में, तो मशीनें यूज कर पाना भी मुश्किल था। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज लेस, मशीनें यूज करेंगे तो कॉस्ट उसकी कल्टीवेशन की कम आएगी, कम ही रहती है। ट्रक गार्डनिंग का कुछ एक एग्जांपल भी है, जिसमें एक पोटैटो की बहुत ही लंबे क्षेत्र के अंदर कल्टीवेशन दिखाई हुई है, आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर। ठीक है, जैसे पोटैटो की कल्टीवेशन करते हैं आलू की, इसमें ज़्यादातर जो बिजाई होती है वो भी मशीनों से होती है, इसमें पेस्टिसाइड करना है वो भी इस मशीनों से, अगर बहुत बड़े क्षेत्र में है तो। ठीक है, और इसमें खुदाई भी बाद में मशीनों से ही हो जाती है। दूसरा टाइप है, सॉरी तीसरा टाइप है वेजिटेबल फोर्सिंग। वेजिटेबल फोर्सिंग क्या होती है, किसी सब्जी को जिस सीजन में उगनी चाहिए उस सीजन से दूसरे सीजन में उगाना, जहाँ कह लो कि ऑफ सीजन बेमौसमी सब्जियां उगाना। ठीक है, वो वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाती है। मतलब किसी वेजिटेबल को फोर्स करना कि वो दूसरे जो मौसम है उसमें उग सके, दूसरे सीजन में उग सके, वो फोर्सिंग कहलाती है। इसके लिए बहुत सी स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जो हो सकता है ग्लास हाउस बनाना पड़े, हो सकता है ग्रीन हाउस बनाना पड़े। ठीक है, हो सकता है कोल्ड फ्रेम बनाना पड़े, हॉट हॉट बेड भी बनानी पड़ सकती है। मतलब बहुत से स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है अगर अपने को वेजिटेबल फोर्सिंग करनी है तो। इसके कुछ करेक्टर्स हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हायर देन अदर मेथड ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन। जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की बहुत ही ज़्यादा होती है दूसरे वेजिटेबल्स जो उसके मेथड्स होते हैं उनकी तुलना में। क्यों? क्योंकि इसमें अपने एक तो ऑफ सीजन सब्जी उगा रहे हैं, जैसे आप कह लो कि टमाटर को अपने ऑफ सीजन कल्टीवेट कर रहे हैं। तो टमाटर वैसे तो गर्मी की फसल कह लो, तो उसको सर्दी में उगाना है, तो उसके बीज पहले तो जर्मिनेट नहीं होगा। जर्मिनेट करने के लिए अपने को उसको अनुकूल टेम्परेचर देना पड़ेगा। अनुकूल टेम्परेचर देने के लिए अपने को जहाँ तो हॉट बेड यूज़ करनी पड़ेगी, जहाँ अपने ग्रीन हाउस यूज़ करेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर भी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत से उपकरण लगाने पड़ेंगे, जैसे थर्मोस्टेट लगाना पड़ेगा, फोगर लगाने पड़ेंगे। मतलब अपना पूरा उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए या सब्जी को पैदा करने के लिए बहुत से रिसोर्स यूज करने पड़ेंगे, जिससे कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन की जो कीमत होगी वो बढ़ जाएगी। दूसरा है वेरियस स्ट्रक्चर्स, ग्रीन हाउस, कोल्ड फ्रेम एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड फॉर फोर्सिंग वेजिटेबल्स। बहुत सी स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी अगर अपने वेजिटेबल फोर्सिंग करते हैं, तो ऑफ सीजन में किसी सब्जी को उगाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सी ज़रूरत होती है। वैसे अपने इंडिया के अंदर तो बहुत ही कम क्षेत्र है जो फोर्सिंग के अंदर अभी आ रहा है, जहाँ पे वेजिटेबल फोर्सिंग की जाती है, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है कुछ ऐसी है कि अगर कोई सब्जी इंडिया के अंदर उग रही है, एक जगह पे नहीं उग पा रही, उसका मौसम क्लाइमेट सेट नहीं बैठ रहा, तो दूसरी जगह वहाँ पे क्लाइमेट उसका सेट होता है, वहाँ पे उसकी कल्टीवेशन चल रही होती है। जैसे अभी मार्केट में गोभी आ रही है, वो ज़्यादातर साउथ इंडिया से आ रही है। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे जो मौसम रहता है एक सिंपल सा मौसम बना रहता है, ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना सर्दी पड़ती है, और अनुकूल रहता है। उस जैसे ही वो ख़त्म होगी, जो राजस्थान है, गुजरात है, या फिर ये एरिया सेंट्रल इंडिया वाला जो एरिया है, वहाँ पे उसी चीज़ की कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ पे टेम्परेचर अनुकूल नहीं रहेगा, जैसे मान लो कि अब अपने मिर्च का और इसका रहती है कल्टीवेशन, वो ज़्यादातर उस टाइम हिमाचल और ठंडे क्षेत्रों से आ रही होती है। मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर उस सब्जी के लिए अनुकूल बना रहता है, तो ज़्यादा इसकी संभावना नहीं है इंडिया के अंदर, यानी कि ये स्कोप नहीं है। फिर भी कल्टीवेट होती हैं, कुछ सब्जियां कल्टीवेट होती हैं जो ऑफ सीजन उगाई जाती हैं। ठीक है, द कल्टीवेशन इज मोस्ट इंटेंसिव। जो कल्टीवेशन होती है इसमें भी मोस्ट इंटेंसिव होती है, मतलब गहन होती है। ये कह लो कि थोड़ी सी जगह के अंदर बहुत ही टाइप की सब्जियां उगाई जाती हैं, थोड़ी थोड़ी, मतलब उस रिसोर्स जो है उसको उसकी भरपाई करने के लिए। एक्सटेंसिव नहीं है, इंटेंसिव है, गहन कह लो, सघन कह लो।
ठीक है, मतलब थोड़े से क्षेत्र में ज़्यादा सब्जियां उगाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस पैदा करना अपने थोड़े एरिया से। इट रिक्वायर्स स्पेशल टेक्निकल नॉलेज। सही है कि उस चीज़ को करने के लिए ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होगी कि भाई उसमें कितना टेम्परेचर रखना है, उस सब्जी की जो पूरी हैबिटेट है, उसका स्वभाव है, नेचर है, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा टेम्परेचर को, वो सारी नॉलेज होनी चाहिए। फिर है एनवायरनमेंट इज़ कंट्रोल्ड आर्टिफिशियली। जो उसका पूरा का पूरा वातावरण होता है उसको आर्टिफिशियल तरीके से या कृत्रिम तरीके से कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस के अंदर या फिर पॉली हाउस के अंदर या ग्लास हाउस के अंदर किसी चीज़ को आप कल्टीवेट कर रहे हो, तो उसका अंदर का जो पूरा का पूरा तापमान होता है, ह्यूमिडिटी होती है, उस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड और इनको भी कई बार तक इनके लेवल को भी बढ़ाया जा कम किया जाता है। ठीक है, इट इज़ ए शॉर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड डिमांड ओरिएंटेड प्रोग्राम। ये क्या होता है कि एक वैसे तो डिमांड के अनुसार ही सब्जियां उगाई जाती हैं, जो ऑफ सीजन कल्टीवेशन की जाती है। मतलब एक छोटी सी डिमांड, जैसे मान लो कि अपने को पता है कि आगे इस चीज़ का रेट मुझे ज़्यादा मिलेगा। जैसे टमाटर है, टमाटर का मुझे इस टाइम आगे रेट ज़्यादा मिलेगा, तो मैं टमाटर की कल्टीवेशन करूँगा, जैसे कि डिमांड है आगे, उसी हिसाब से मैं सब्जियां कल्टीवेट करूँगा। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि मैं पूरे के पूरे जितने भी ग्रीन हाउस उसमें टमाटर टमाटर ही कल्टीवेट करूँगा। नहीं, मैं उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्जियां उगाने की कोशिश करूँगा कि अगर एक सब्जी से मुझे रेट नहीं मिल रहा तो मैं दूसरी सब्जी से ले सकूँ। ठीक है, ये कुछ वेजिटेबल फोर्सिंग के लिए स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें वेजिटेबल फोर्सिंग चल रही है, दिखाई हुई है। जैसे कई बार क्या होता है कि अपने कोई जैसे कुकर बीट्स हैं, कुकर बीट्स के लिए अपने जैसे जनवरी होती है, जनवरी फरवरी में थोड़ी ठंड होती है, उस टाइम सीड जर्मिनेट नहीं होता, तो क्या करते हैं कि लोग पहले ही पॉलीटनल्स बना लेते हैं, जिससे कि उसके जो बीज होता है उसको जर्मिनेट किया जा सके, उगाया जा सके, जिससे कि उससे अर्ली फसल ली जा सके जो भी कुकर बीट्स हैं उनकी। तो वो स्ट्रक्चर भी फोर्सिंग के अंदर कई बार काउंट की जाती है, गिनी जा सकती है। ठीक है, वेजिटेबल ग्रोविंग फॉर प्रोसेसिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ गार्डनिंग इज टू प्रोड्यूस द वेजिटेबल फॉर सप्लाई टू प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है इस प्रकार के गार्डन का, प्रोसेसिंग से मतलब होता है संसाधन कह लो, उससे प्रोडक्ट बनाना है। तो जो प्रोसेस फैक्ट्री होती है जहाँ पे जैम बनता है, जेली बनती है, सॉस बनती है, जहाँ कोई चिप्स जो आपके वेपर्स रहते हैं, जिसके आलू की चिप्स रहती है, जहाँ ऐसी चीज़ें बनती हैं, उस फैक्ट्री को प्रोड्यूस अपना जो भी है कच्चा उत्पाद है, जैसे आलू प्रोवाइड करना, टमाटर प्रोवाइड करना, उनका ये मेन उद्देश्य होता है। ऐसे वेजिटेबल गार्डन्स का मेन उद्देश्य है कि भाई उस फैक्ट्री को कच्चा माल उपलब्ध करवाना। These gardens are situated around the factory and grow the kind of vegetable required by the factories। जो ऐसे गार्डन्स होते हैं, बगीचे होते हैं, वो ज़्यादातर फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र में उगाए जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री है, मान लो कि कोई वैक्सिंग प्लांट है, वैक्सिंग प्लांट ज़्यादातर उसी क्षेत्र में लगाया जाएगा जहाँ पे उस स्पेशल जो काइंड का फ्रूट है, जैसे अब किन्नू का है तो किन्नू के आसपास वैक्सिंग प्लांट मिल जाएंगे, वैक्सिंग फैक्ट्रियाँ मिल जाएंगी जहाँ पे उनकी वैक्सिंग की जाती है। ठीक है, जहाँ उससे कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो फैक्ट्री उसी एरिया के अंदर मिलेगी आपको। द मेन फीचर क्या होते हैं इस गार्डन के? कल्टीवेशन इज़ लेस इंटेंसिव विद लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें जो खेती की जाती है वो इंटेंसिव नहीं होती। याद रखना, दो अभी तक आई थी, वो इंटेंसिव थी, एक तो फोर्सिंग और एक था मार्केट गार्डनिंग इंटेंसिव। इसके बीच में एक ट्रक गार्डनिंग पड़ी थी, वो एक्सटेंसिव था, और ये भी एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लेस इंटेंसिव होती है और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितनी कम से कम अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को किया जा सके वो किया जाता है इसमें भी, जैसे कि ट्रक गार्डनिंग में किया जा रहा था। मार्केट एश्योर्ड, इसमें जो मार्केट होता है ट्रक गार्डनिंग में एश्योर्ड नहीं होता, जबकि इसमें एश्योर्ड होता है कि भाई अपने को जो उत्पाद बनाया उगाया है वो उस फैक्ट्री के द्वारा खरीद लिया जाएगा।
ठीक है, उस फैक्ट्री को अपने बेचना है और कहीं अपने को बेचने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपने को अलग से कंज्यूमर ढूंढने की या कोई होलसेलर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा उस कंपनी के द्वारा खरीद लिया जाएगा, अपना मार्केट अश्योर्ड है, मतलब सेफ है। उसके बाद वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब जो कई बार क्या होता है कि कुछ फैक्ट्रियां जैसे पेप्सिको है या कोई कई कंपनियां हैं जो सीधा किसान के साथ एक समझौता कर लेती हैं कि आप मेरी ये किस्म उगा के दो मुझे और मैं उस प्रोड्यूस को पूरा का पूरा खरीद लूँगा। मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती है, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है, बस वो उत्पाद उगाता है किसान और उसके बाद उस चीज़ को बेच देता है वो चीज़। स्पेसिफिक काइंड ऑफ वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स आर कल्टिवेटेड, मतलब जैसी उस फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जिस किस्म की, जैसे आलू की चिप्स बनानी है तो उसकी जो चिप्स बनाने के लिए सुटेबल वैरायटी है उसी को कल्टीवेट करवाएगी, जो उस फैक्ट्री को ज़रूरत है जिसकी, तो वो उसी आलू की वैरायटी बताएगी इसकी ही कल्टीवेशन करो और मैं इसके पूरे के पूरे उत्पाद को खरीद लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन गार्डन। वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन गार्डन, जैसे वैसे तो सीड से पहले ही समझ में आ रहा होगा कि बीज उत्पादन वाले जो भी गार्डन होते हैं सब्जियों का, इनका मेन उद्देश्य यही होता है कि अपने को बीज पैदा करने हैं मार्केट के लिए, ना कि वो सब्जियां उगाते हैं जहाँ उन सब्जियों को सेल करते हैं। वो सब्जियों को सेल नहीं करते, वो सीधा उनके बीज को उगाते हैं पहले, फिर बीज से बीज तैयार करके बेचते हैं। ठीक है, इसमें जो बीज तैयार होता है इसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन कह लो उनके इंस्पेक्शन के अंदर होता है। ठीक है, चलो अपने देखते हैं इसमें। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ गार्डनिंग इज टू प्रोड्यूस क्वालिटी सीड ऑन लार्ज स्केल अंडर इंस्पेक्शन ऑन इन अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें जो क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करना होता है मेन उद्देश्य है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर के अंतर्गत, ये कह लो कि उसकी जो इंस्पेक्शन रहेगी उसके अंदर। जैसे कोई कंपनी है वो चाहती है कि मेरा सीड जो मेरी मैंने किस्म तैयार की है इसका बीज मल्टीप्लाई करो, मेरे लिए मल्टीप्लाई करके मुझे दे दो, मुझे ही वापस दे दो, मैं उसको बाद में पैक कर करके बेचूंगा। तो वो जो कंपनी होती है वो क्या करती है कि किसान को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है और मैं इस पे एक अपना सुपरवाइज़र रख देती हैं कि भाई वो सुपरवाइज़र उस चीज़ को चेक करता रहता है कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सब जहाँ किसान को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब कब पानी देना है उसको सारा कुछ बताता है वो, और थोड़े थोड़े टाइम बाद वो इंस्पेक्शन भी करता रहता है। जैसे ही वो तैयार हो जाती है उसके बाद वो कंपनी अपने उत्पाद को वापस खरीद लेती है, वापस से उस किसान से ले लेती है, जितनी भी होती है उसके किलो के हिसाब से पैसे दिए तोल के, और उसके बाद उसको अपने टैग लगा लगा के बेचती है। क्लाइमेट सोयल डिजीज फ्री कंडीशंस आर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ सीड ग्रोविंग एरियाज, मतलब जैसे क्लाइमेट जलवायु है, मिट्टी है, डिजीज फ्री कंडीशंस हैं, रोग जो वहाँ पे कोई स्पेशल बीमारी का प्रकोप है उससे फ्री वाली कंडीशंस हैं, वहाँ पे ज़्यादातर इनकी सब बीज उत्पादन किया जाता है। द ओनर ऑफ गार्डन शुड हैव through knowledge of the crop, its growth habit, mode of pollination, isolation distance required and टाइम ऑफ रॉगिंग एक्सेट्रा, मतलब जो ग्रोवर होता है जहाँ ओवनर होता है जो ग्रो करता है सब्जियों, उसको पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो इंस्पेक्टर रखे हुए रहते हैं उनके जो बताते रहते हैं, पर फिर भी उसको भी नॉलेज होनी चाहिए कि फसल के बारे में, जो उसकी हैबिट क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, जहाँ उसमें पोलिनेशन किस प्रकार से होता है, मतलब वो सेल्फ पोलिनेटेड है या क्रॉस पोलिनेटेड है, जहाँ उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस जो पृथक्करण दूरी रखी जाती है, मतलब एक किस्म से दूसरी किस्म की कितनी दूरी पे उगानी है अपने को, तो उसका उसे नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा रोगिंग, जैसे कोई ऑफ सीजन की जहाँ ऑफ वैरायटी है, जहाँ कोई वीड है उसकी रोगिंग करना, उस चीज़ को निकालना, उसमें से छांट छांट के पौधों को उनको ख़त्म करना। ठीक है, तो वो कब करनी है उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा क्यूरिंग, थ्रेशिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, और ये भी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए कि भाई किस प्रकार से उसको सुखाना है, उसकी थ्रेशिंग करनी है, मतलब उसमें से दाने निकालने हैं, बीज निकाल अलग करने हैं, उन बीजों को कैसे साफ़ करना है, किस किस ग्रेड के अंदर उसको ग्रेडिंग करनी है, किस प्रकार उसकी पैकेजिंग करनी है, मतलब सारी उसको जो भी कल्चर प्रैक्टिसेस होती है किसी सब्जी के बीज उत्पादन के लिए वो सारी उसको पता होनी चाहिए। उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? वेजिटेबल्स आर produced mainly for seed under
स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ स्पेशलिस्ट। जो भी वेजिटेबल्स के बीज प्रोड्यूस किए जाते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रिक्ट सुपरविजन होता है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन है या कोई फैक्ट्री है, जो कंपनी है, उसका सुपरविजन, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट सुपरविजन होता है कि ये बिल्कुल क्वालिटी बीज पैदा हो। दूसरा है वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है कि मतलब कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसान के साथ कि आपको ये सब बीज उगा के देना है, मुझे बीज ही पैदा करना है, ठीक है। तीसरा है द प्रैक्टिस सच एज आइसोलेशन, फ्रिक्वेंट रोगिंग ऑफ टाइप्स ऑफ इसेंशियल टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ सीड। इसमें भी कि आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखना है, फ्रिक्वेंट रोगिंग, कब कब उसमें रोगिंग जो करनी है, ऑफ साइज ऑफ वैरायटीज के प्लांट है उनको कब कब उखाड़ना है, तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हाईली स्किल्ड लेबर इज एम्प्लॉयड, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो जिसको नॉलेज होती है उस आदमी को ज़्यादातर लेबर के लिए रखा जाता है। हाई इन्वेस्टमेंट फॉर कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़, अगर कोई उसमें बीमारी या कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली तरीके से कह लो कि बहुत ही जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की जाती है कि वो बीमारी फैले ना, ठीक है। फिर है फ्लोटिंग गार्डन। फ्लोटिंग गार्डन जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि फ्लोट मतलब तैरता हुआ उद्यान। तैरते हुए उद्यान सब्जी के ज़्यादातर जो आपको कश्मीर की डल लेक है उसमें देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे है क्या कि जगह की कई बार क्या होती है कि कमी रहती है, ज़्यादातर टाइम बर्फ़ जमी रहती है, जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो झील में पानी से भर जाती है और जगह वैसे ही कम है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो किसान जो भी है वो क्या करते हैं कि वहाँ पे एक लोकल टाइफा ग्रास ये कह लो, जहाँ वहाँ पे एक जंगली घास है तो उसका एक बेस तैयार करते हैं जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, जैसे नाव तैरती रहती है वैसे तैरता रहता है। उसके ऊपर कंपोस्ट, पत्ती की कंपोस्ट हुई, थोड़ी बहुत मिट्टी मिक्स करके एक लेयर बिछा दी जाती है, ठीक है। नाव की तरह एक पूरा स्क्वायर शेप में अपना एक बेस तैयार कर लिया, उसके ऊपर कंपोस्ट और डाली, उसके अंदर बीज लगा दिए। एक तो नीचे से उसको जो पानी के ऊपर तैर रहा है तो नीचे से नमी वो धीरे धीरे ऑब्जॉर्व करता रहता है, बेस भी। अगर कोई भी ज़रूरत भी पड़ती है तो ऊपर से उसमें पानी डाल दिया जाता है, मतलब छिड़काव कर दिया जाता है पानी का, ठीक है। इस प्रकार के जो गार्डन होते हैं इनके अंदर जो कल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं सारी वो ज़्यादातर नाव के अंदर बैठ के जो किसान होता है वो करता है, उसकी तोड़ाई भी वैसे ही करता है, ठीक है। और इनको बाद में क्या करता है कि वो जो ये क्यारियाँ होती हैं बनी हुई, जहाँ ये बेस होते हैं, इनको पकड़ के एक जगह पे ले जाके बीच में उस झील के बांध देता है और उसी में रोज़ाना डेली का इंस्पेक्शन करता है कि जहाँ कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस करनी है, कोई पानी देना है, सिंचाई देनी है, बीज लगाने हैं, वीडिंग करनी है, वो सारे के सारे वो नाव पे बैठ के वो करता है, ठीक है। इस प्रकार के ज़्यादातर गार्डन इंडिया के अंदर डल लेक के अंदर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम इसकी पिक्चर्स भी हैं, देख सकते हो, ठीक है। वैसे तो कश्मीर के अंदर तो ये कह लो कि मार्केट भी है ऐसा जो तैरता हुआ है, जहाँ सब्जियाँ, बहुत से फ्लावर और बहुत सी चीज़ें